हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फेरांटी इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरांटी इफ़ेक्ट क्या चीज़ होती है, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इस इफ़ेक्ट से हमारे सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या चीज़ें बदल जाती हैं और उससे क्या ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा जो ड्रॉबैक है उनको हम मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फेरांटी इफेक्ट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड और लाइट लोड, एट नो लोड और लाइट लोड, द रिसीविंग एंड voltage VR becomes greater than the sending end voltage, that is Vs. This effect is called Ferranti effect। बात को समझिए, जो फेरांटी इफेक्ट है मीडियम, अगर हम देखें मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को, तो अगर ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी नो लोड पे रन कर रही है, नो लोड पे हमारा दैट मीन्स अगर ट्रांसमिशन लाइन है और उसके जो रिसीविंग एंड पे जो लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाए या वहाँ पे बहुत ही कम लाइट लोड हो जाए। सपोज कोई मोटर चल रही है और उस पर शाफ्ट पे लोड कनेक्ट है, अगर हम इस शाफ्ट के लोड को हटा दें तो मोटर में केवल नो लोड करंट फ्लो करेगी, जो कि फुल लोड करंट से बहुत कम होगी। तो वहाँ पे हम लोग IR अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो मान सकते हैं। नो लोड में तो IR ज़ीरो है ही है, और लाइट लोड में भी अगर नो लोड पे काम कर रहा है तो उसे हम IR अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो मान सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का, सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। जबकि नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज के अप्रॉक्सीमेटली बराबर या थोड़ा सा कम होता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से बढ़ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अब बात ये आती है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो इसको होने के लिए हम सपोज करिए ये हमारी एक पाई मॉडल है जो कि हम ड्रॉ करते हैं मीडियम एट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। पाई मॉडल में हम ये समझ लीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, एंड L इज द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, C इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। Here all parameters are total, not per unit. And in पाई मॉडल हम इसे डिवाइड कर देते हैं C/2 एंड C/2। सपोज हमारी ये लाइन है, इसका ये मॉडल है। अब हमारी लाइन जो है नो लोड पे फ्लो कर रही है, दैट मीन्स IR इज इक्वल टू ज़ीरो। सपोज हियर IR इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वोल्टेज हमारा इसके क्रॉस जो अप्लाई हो रहा है, जो इस कैपेसिटेंस के क्रॉस अप्लाई हो रहा है वोल्टेज, वो हमारा हो गया VR। ओके, VR हो गया। अब सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IC है। इस IC करंट को हम चार्जिंग करंट भी कहते हैं, चार्जिंग करंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, चार्जिंग करंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और शंट कैपेसिटेंस करंट, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। अब ये IC यहाँ फ्लो कर रही है, IR ज़ीरो है, तो यहाँ भी IC फ्लो करेगी और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है ये VS हाई है। तो अगर हम अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं VS को, सो फ्रॉम दिस सर्किट वी कैन राइट VS इज इक्वल टू VR प्लस IC R प्लस JX। क्लियर? VS सेंडिंग एंड वोल्टेज इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस ड्रॉप इन दिस पैरामीटर्स। सो VS इज इक्वल टू VR प्लस IC R प्लस JX। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। VR प्लस ICR प्लस JICX। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है VS के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, अच्छा, एक चीज़ और नोट करिए, जो हमारा करंट है, चार्जिंग करंट, हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने ये देखा है कि जो हमारी कैपेसिटेंस के थ्रू करंट जो है, वो करंट जो वोल्टेज अप्लाइड है कैपेसिटर के अक्रॉस उससे 90 डिग्री लीड करता है, कुछ इस तरह।
जैसे इस कैपेसिटर के थ्रू, इस C/2 के थ्रू के क्रॉस वोल्टेज जो अप्लाइड है वो VR है। हियर वोल्टेज अप्लाइड है VR, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VR, सो IC विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री फेज एडवांस लीड, सो IC विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री एडवांस फ्रॉम VR। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब इस इक्वेशन से हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरह हमारा फेजर डायग्राम बनेगा। VR को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, पहले VR को हमने इधर ड्रॉ कर दिया, VR, ठीक है, VR को ड्रॉ कर दिया। IC इंटू R, IC इंटू R 90 डिग्री एडवांस फ्रॉम VR से, ये इसको और इधर एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। हेयर IC इंटू R, क्यों? क्योंकि IC इंटू R स्केलर है और ये इसलिए ये IC के डायरेक्शन में होगा। IC इधर जा रही है तो IC के डायरेक्शन में हो गया। और दिस पैरामीटर IC इंटू X, IC इंटू X, दिस इज IC इंटू X इन द डायरेक्शन ऑफ X, लेकिन यहाँ J से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, J IC इंटू X। सो हियर दिस इज J IC इंटू X, ठीक है, ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया। अब इन तीनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट जो आ रहा है VS आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे VS को कुछ इस तरह इससे मिला देते हैं। ये हमने VS ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए, ये VR नो लोड पे है क्योंकि यहाँ IR इज इक्वल टू 0 हमने मान रखा है, ठीक है। तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ऐसे आता है इसका वो, सो फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम इट इज क्लियर, इस फेजर डायग्राम से हम देख रहे हैं कि जो VS है वो VR के कंपैरिजन में कम है। सो VS इज लेस देन VR नो लोड फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये हमारा फेजर के फॉर्म में, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा VR नो लोड है वो ज़्यादा हो जा रहा है किससे? VS से। और अब इससे ज़्यादा हो गया तो इससे हमारा नुकसान क्या हुआ? नुकसान पहले तो हम ये देखते हैं ये हुआ क्यों, पहले तो ये देखते हैं हुआ क्यों। हुआ यूँ कि ये IC की वजह से, ये IC की वजह से जो चार्जिंग करंट भाई फ्लो कर रही है, इसकी वजह से हमारा IC इंटू X इधर मूव कर गया और VS कम हो गया। तो ड्यू टू दिस चार्जिंग करंट एट लाइट लोड VS becomes lesser than VR नो लोड। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VR नो लोड इज ग्रेटर देन VS। ऊपर वाले का इक्वेशन है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है? दैट इज, इसी को हम कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। समझ आ गया? इसी को हम कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। सो अब बात आती है कि अगर ये हो रहा है तो इससे हमारा नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान दोस्तों ऐसा होगा फ्रेंड्स, ये होगा कि सपोज दैट लाइन है, उसका हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो लगभग बराबर होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है VS, बट रिसीविंग एंड नॉर्मल कंडीशन में सेंडिंग एंड से ज़्यादा नहीं होगा, बट इस केस में हो रहा है। तो इससे क्या नुकसान ये हुआ कि जो भी हमारे रिसीविंग एंड में मान लीजिए पोल लगे हैं, टावर पे इंसुलेटर वगैरह लगे हुए हैं, तो उस वोल्टेज के लिए वो सपोज 11 kV की लाइन है, 11 kV के लिए इंसुलेटर उसके डिज़ाइंड है, लेकिन हमारा फेरांटी इफेक्ट पे रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा मान लो 13 kV चला गया, 13 kV चला गया,
तो उसमें क्या हुआ, तो इंसुलेटर पंचर की संभावना बन जाती है, पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो एक तो ये होगा कि जो हमारे स्ट्रक्चर है उस पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि वोल्टेज जैसे ही बढ़ता है रेटिंग से तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है, इंसुलेशन, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से इंसुलेशन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो पहली बात तो ये होगा कि इंसुलेशन इसका जो हमारा पोल स्ट्रक्चर जो इंसुलेटर लगे हुए हैं उस पर प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, जो हमारा रिसीविंग एंड पे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं उनकी भी एक वोल्टेज रेटिंग है, उनकी फुल लोड एक वोल्टेज रेटिंग है। तो रिसीविंग जो कि सेंडिंग एंड वोल्टेज के लगभग बराबर होती है, उससे कम होती है थोड़ा सा। और जो हमारा नो लोड हो रहा है रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो क्या कर रहा है कि वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो वहाँ भी इंसुलेशन की दिक्कत हो गई है, वो ऑपरेटर्स जल सकते हैं। सो अब इसको हमें मिनिमाइज़ करना होगा। अब ये जो इफेक्ट आ गया, बीमारी आ गई, तो अब इसको हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। अब इस समय पहले इलाज करने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका जो रीज़न दिख रहा है वो हमारी चार्जिंग करंट आईसी है। अगर हम किसी तरह इस आईसी को न्यूट्रलाइज कर दें तो हमारा ये इफेक्ट, जो हमारा ये फ्रंट इफेक्ट आ रहा है, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, टेक्निक कह लीजिए, या फिर एक कंपोनेंट इसके एक शंट में, पैरेलल में एक कंपोनेंट रिएक्टर लगा देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शंट रिएक्टर कंपनसेशन। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक रिएक्टर लगा दिया, दिस इज XHSH, शंट रिएक्टर कंपनसेशन, ठीक, XH इज इक्वल टू ओमेगा LSS, ये हो गया। इस जो हमारी लाइन है इसके क्रॉस हमने शंट रिएक्टर कंपनसेशन का यूज़ किया। इसमें क्या होता है कि हमने एक रिएक्टर को लाइन के क्रॉस लगा दिया। अब इससे क्या होगा, सपोज करिए इससे एक करंट फ्लो कर रही है, ये जो कि है IX करंट है, इसकी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इसकी जो करंट है मान लीजिए ये है IX, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या हुआ, इसके क्रॉस जो ये रिएक्टर लगा हुआ शंट रिएक्टर, इसके क्रॉस भी वोल्टेज अप्लाइड VR है, और इस कैपेसिटर की भी क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड है VR है। सो अगर हम इसे पहले लिखते हैं शंट रिएक्टर कंपनसेशन, शंट इसे कहते हैं हम लोग शंट रिएक्टर कंपनसेशन, जो कनेक्ट कर रहे हैं हम इस पे रिएक्टेंस अक्रॉस द लाइन, शंट रिएक्टर कंपनसेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज VR, इसको हमने रेफरेंस फेजर ले लिया VR, ठीक, जो हमने VR रेफरेंस फेजर ले लिया इसको VR। अब IC पहले की तरह 90 डिग्री लीड पे है VR से, ठीक है, IC 90 डिग्री लीड पे है, और यहाँ पे मान लीजिए करंट I हो गई है, जो इस रिएक्टर के इस पैरामीटर के क्रॉस जो फ्लो कर रही है I हो गई है, ठीक है। तो ये IC हो गई और ये IX हो गई, ठीक। दूसरा IC 90 डिग्री लीड पे है VR से, लेकिन ये इंडक्टेंस, दूसरा ये रिएक्टेंस इंडक्टेंस है, तो इससे जो करंट फ्लो करेगी वो VR से 90 डिग्री लैग पे फ्लो करेगी। ये IX जो फ्लो करेगी 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड द VR। अब अगर हम IC को मैग्नीट्यूड ऑफ IC इज इक्वल टू IX, मैग्नीट्यूड ऑफ IX, इस तरह से हम इसको, और IX क्या कैसे होगा, IX विल बी इक्वल टू दी VR अपॉन J ओमेगा LX, ओके। अगर हम इस इंडक्टेंस को इस तरह किसी तरह एडजस्ट करते हैं, इंडक्टेंस या इंडक्टेंस को, कि हमारी IX जो मैग्नीट्यूड ऑफ IX, जो IX है इसका मैग्नीट्यूड IC के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो हमारी जो रिजल्टेंट करंट है I इज इक्वल टू IC प्लस IX विल बिकम
0 if IC मैग्नीट्यूड ऑफ IC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ IX, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अगर IC और IX बराबर हो गई तो कैंसिल हो जाएगी और आई जो रिजल्टेंट करंट I है वो 0 हो जाएगी। अब जब ये 0 हो गई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी 0 हो जाएगा। कैसे? ऐसे VS कैसे हम लिख सकते हैं इसको, VS इज इक्वल टू VR प्लस IR प्लस JX। Since I becomes 0 due to shunt reactor compensation, so VS becomes 0 due to I0. So VS becomes the VR नो लोड। इस तरह से हमारा जो रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज अब VS के बराबर हो गया और हमारा जो इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ रही थी उसे हमने ओवरकम कर लिया। तो इस तरह से ये है फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। और फेरांटी इफेक्ट के लिए हमने देखा किस वजह से हो रहा है, चार्जिंग करंट ऑफ IC, चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटेंस और ट्रांसमिशन लाइन और करंट फ्लोइंग थ्रू दी शंट कैपेसिटेंस इन द लाइन। ये सारे टर्म्स यूज हो सकते हैं। क्या क्या? चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन या करंट शंट कैपेसिटेंस के थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हमने शंट रिएक्टर कंपनसेशन से हमने फेरांटी इफेक्ट को खत्म कर दिया या मिनिमाइज कर दिया। ये तो हमारा एक फेजर डायग्राम अप्रोच हो गया, ये हमने फेरांटी इफेक्ट को समझा। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसे, मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी इसे समझते हैं कि कैसे हमारा फेरांटी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सपोज करिए मीडियम या जो मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो लॉसलेस है। उस पहले तो ये देखते हैं कि जो हमारा पाई मॉडल हमने लिया उसका जो ए कांस्टेंट आता है, पहले VS इज इक्वल टू, फॉर जनरलाइज ट्रांसमिशन लाइन VS इज इक्वल टू VR प्लस BIR for IR is equal to 0, that is at no load or light load, at no load or light load IR is equal to 0. So VR no load is equal to VS upon A, okay। ये हमारा नो लोड रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ VS अपॉन कांस्टेंट A। अब हम मीडियम जो हमारा पाई मॉडल है उसको कंसीडर करते हैं। वहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट A की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह आती है, A इज इक्वल टू 1 प्लस YZ बाई 2, जहाँ पे Y और Z क्या है, टोटल shunt admittance of the line and Z is the total series impedance of the line। Y is equal to J ओमेगा C इंटू L। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लीकेंस को 0 मान लिया, लॉसलेस मान लिया पहले ही लाइन, और Z हो गया J ओमेगा L इंटू L। L is the total, C is shunt capacitance of line पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे ध्यान जरा सा दीजिएगा कि जो यहाँ पे हमारा L और C है वो पर यूनिट लेंथ में है। सीरीज इंडक्टेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ, और जो L है ये L है लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन।
ठीक है, y इज द टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन एंड z इज द टोटल सीरीज इंपेडेंस ऑफ द लाइन। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a को पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z, 1 प्लस y की वैल्यू क्या हो गई, j ओमेगा c इंटू एल, ये हो गया j ओमेगा l इंटू एल अपॉन 2। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से आता है कि 1 j इंटू जे माइनस हो जाएगा ये, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एल, इस तरह से कुछ ओमेगा एल का स्क्वायर इंटू एल सी। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है ऐसे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल सी बाई 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से a इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 बाई एल सी, या फिर यूँ इस तरह से, नॉट हियर अंडर रूट, इस तरह से लिख सकते हैं एल सी को, एल सी अंडर रूट एल सी का स्क्वायर हो गया और ये फिर ऊपर चला जाएगा, यही क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। अब एक चीज़ यह देखिए, जो हमारा वेलोसिटी जो है वो उसका फॉर्मूला भी यही होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, वेलोसिटी ऑफ वेव 1 अपॉन अंडर रूट एल सी फॉर लॉसलेस लाइन। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो आती है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन ज़ीरो 1 अंडर रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो 3 गुणे 10 की घात 8 3 टू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ again put the value of Vc in this equation, यहां से a is equal to 1 माइनस हाफ ओमेगा एल बाई वी सी का स्क्वायर। क्लियर, 1 बाई अंडर रूट एल सी इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर, 2 बार चला गया ओमेगा एल। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया फॉर कांस्टेंट ए फॉर लॉसलेस लाइन। दिस इज द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट ए फॉर लॉसलेस लाइन। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू ए की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 में से माइनस हो रही है। सो ऑब्वियसली magnitude of a is less than 1 from this equation magnitude of a is less than 1। now अब इस यहां पे हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, वी आर नो लोड इज इक्वल टू वी एस बाई ए। सिंस ए बिकम्स लेस देन 1, ए हमेशा 1 से कम होगा। सिंस ए इज लेस देन 1, सो वी आर नो लोड इज विल बी ग्रेटर देन दी वी एस। सो ये हमने
मैथमेटिकल फॉर्म में हमने प्रूफ किया, यही चीज़ हमारी फेरांटी इफेक्ट कहलाती है। मैथमेटिकली हमने इस चीज़ को देखा कि किस तरह से हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बन गया कांस्टेंट ए के लिए। हियर कंडीशन इज व्हाट, लॉसलेस लाइन, अप्रॉक्सीमेशन। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि लाइन को लाइन लॉसलेस है, ठीक है। एक अजम्पशन तो ये है। दूसरा कि हमारा जो लाइन है वो नो लोड पे है, मतलब आई आर इज इक्वल टू 0 है। अब इस फॉर्मूले को देख के हम एक चीज़ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें केवल एल दे दिया जाए किसी ट्रांसमिशन लाइन का, मान लीजिए कह दिया जाए कि 100 किलोमीटर की लाइन है, 200 किलोमीटर की लाइन है, तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होगा, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होगा? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? चेंज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है और सेंडिंग, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है। नॉर्मली केस में यही किया जाता है। तो उस वक्त हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड इज इक्वल टू वी एस। हम यहाँ देखते हैं एक चीज़, एक इक्वेशन ये देखते हैं हम कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर किसी लाइन के किसी ट्रांसमिशन लाइन की अगर लेंथ दे दी जाए, केवल लेंथ दे दी जाए, तो उस ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज रेगुलेशन है हम कैसे ये अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कैलकुलेट, क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट दी voltage regulation for 200 kilometer line transmission line। कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन हम जानते हैं क्या होता है, वी आर नो लोड माइनस वी आर फुल लोड अपॉन वी आर फुल लोड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जो जनरली डिजाइन होती है, रिसीविंग एंड वोल्टेज फुल लोड लगभग बराबर होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज के। सो फॉर जनरली फॉर ट्रांसमिशन लाइन वी आर फुल लोड is approximately equal to Vs. Okay, VR full load is approximately equal to Vs. So voltage regulation becomes as, और हमने भी देखा कि VR नो लोड को हम कैसे लिख सकते हैं, Vs by A, Vs by A माइनस Vs अपॉन Vs, ठीक। इसको भी Vs कर लिया तो इंटू 100%। ये एक हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, जनरल फॉर्म में भी चल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन जो डिजाइन होती है उसका रिसीविंग एंड पे जो फुल लोड वोल्टेज होता है अप्रॉक्सीमेटली सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर होता है। उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वी आर फुल लोड, वी आर फुल लोड। नो लोड पे हमने भी क्या देखा, नो लोड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट रिसीविंग एंड विल बी इक्वल टू दी सेंडिंग एंड वोल्टेज अपॉन दी ए, कांस्टेंट ए। अब इस तरह से हम क्या पा जाते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस। तो ए के लिए इस इक्वेशन से देखते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा एल बाई वी सी का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ, ठीक है, इस इक्वेशन से। अब पावर ट्रांसमिशन लाइन है तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 1 माइनस हाफ ओमेगा 2 पाई एफ 2 इंटू पाई इंटू F50, ठीक। एल हमारी कितनी है, 200 किलोमीटर लेंथ दी है हमें लाइन की, 200
200 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन वीसी। वीसी कितना आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, वीसी की वैल्यू हो गई, और इसका स्क्वायर। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने पे हमें ये मिलेगा 0.978। ए विल बी इक्वल टू दी 0.978 फॉर दिस कैलकुलेशन। ठीक, एंड सो 1/a इज इक्वल टू 1/0.978 इज इक्वल टू 1.023। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/a। अब पुट द वैल्यू ऑफ 1/a फ्रॉम हियर। सो वोल्टेज रेगुलेशन Vs हमारा बाहर हो गया, 1.023 माइनस 1/1 इंटू 100। 2.3% का वोल्टेज रेगुलेशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा इस वीडियो में? हमने ये देखा कि फेरांटी इफेक्ट होता क्या है, किस वजह से होता है, और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके बाद उस इफेक्ट को कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हमने फेज़र अप्रोच से भी उसको ड्राइव किया, उसको देखा, समझा, और मैथमेटिकल अप्रोच से भी उसको समझा। और हमने एक जनरल लॉसलेस लाइन के लिए हमने एक कांस्टेंट ए, जो ट्रांसमिशन पैरामीटर कांस्टेंट ए है, उसकी वैल्यू निकाल ली। अगर हमें केवल लाइन दी रहे, ट्रांसमिशन लेंथ दी रहे ट्रांसमिशन लाइन की, तो हम ए को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर लॉसलेस लाइन, कंडीशन इज व्हाट, लॉसलेस लाइन, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं, इवन हमें लाइन का वोल्टेज न पता हो, सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट द फेरांटी इफेक्ट, एंड थैंक यू वेरी मच, and we will meet in next lecture. So thank you very much.